Hello, very good morning to everyone. This is Dr. Madhulika Roy, Head Department of Zoology, Government DT PG College, Utai. This monograph is on ovarian histology. It is there in MSc Zoology second sem, lab course 2, and it is especially very important for BSc second year student in theory as well as in practical. So let's start with ovarian histology. In first part, I have described uh, histology of testis. So actually, these are the histology of gonads in two parts. So let's start with ovarian histology. But before that, we must go through an overview of ovary. मैंने आपसे कहा कि गोनाड्स की हिस्टोलॉजी में हमें टेस्टिस और ओवरी दोनों पढ़ना है। ये वीडियो लेक्चर मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको टेस्टिस के बारे में बताया, सेकंड पार्ट में अब मैं आपको ओवरी के बारे में बता रही हूँ। एमएससी सेकंड सेम सेकंड लैब कोर्स 2 में ये इम्पॉर्टेंट है और बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है। तो बिफोर गोइंग टू हिस्टोलॉजिकल डिटेल्स में जाने के पूर्व थोड़ा ओवरी के बारे में बात करें कि क्या है ओवरी। जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि ओवरी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो गेमीट्स उत्पन्न करती है। फीमेल गेमीट क्या होंगी? एग्स या ओवा। जैसे मेल गेमीट्स स्पर्म्स होते हैं, फीमेल उसका काउंटर पार्ट फीमेल गेमीट इज ओवा और एग्स। These ovaries of female vertebrates are paired structure. As you can see it in the figure. In this picture, you can see the paired structure of ovaries. So they are very important organs because they are not only exocrine part, they not only they have exocrine part, but endocrine part is very important in female reproductive organ as it was in male reproductive organ testis. ओवरी न केवल एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है बल्कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। बिल्कुल वही बात आपने, यही इम्पोर्टेंस, यही सिग्निफिकेंस आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस में भी देखी थी कि वो न केवल एक्सोक्राइन था बल्कि एंडोक्राइन रोल भी प्ले कर रहा था। तो ये विभिन्न वर्टिब्रेट्स में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। लेट्स नाउ मॉर्फोलॉजी ऑफ ओवरी। मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य रचना। ओवरी को अगर आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक ओवरी एक सॉलिड ओवॉइड स्ट्रक्चर है एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी वेरीज विद द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, एज एंड सेक्सुअल साइकिल। ओवरी का स्ट्रक्चर विभिन्न जीवों में उनकी एज और उनके सेक्सुअल साइकिल के आधार पर बदलता है, निर्भर करता है। इट हैज साइज एंड शेप ऑफ अबाउट एन एलमंड। एक बादाम के आकार का साइज और शेप ओवरी का है। ये कुछ जनरल फिगर्स हैं जो आपकी जनरल नॉलेज के लिए आवश्यक हैं। ये लगभग 3.5 सेंटीमीटर लंबे होंगे, लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़े होंगे और लगभग 1 सेंटीमीटर थिक रचना होगी। The ovaries are located in the ovarian foci. एक ये डिप्रेशन होता है पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी जहाँ पेल्विक गर्डल पाया जाता है एंड पेल्विक गर्डल इज द osteological frame which protects these reproductive organs. क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स में बोन्स ही होती हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं और वो एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती हैं। उनके अंदर नाजुक अंग प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पेल्विक कैविटी में
ओवेरियन फोसी के अंदर पाए जाते हैं और पेल्विक गर्ल इनको प्रोटेक्ट करता है. Now let us begin with histology. As we have already studied in part 1 कि histology क्या है. Histology is the branch of science where study of tissues are done. Tissues prepared by permanent mounting, वो बहुत लंबे समय तक टिकते हैं परमानेंट माउंटिंग के द्वारा बनाई गई स्लाइड्स का आप बरसों तक अध्ययन कर सकते हो. इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस अचीव्ड बाय माइक्रोटोमी एंड डबल स्टेनिंग. यहाँ डबल स्टेनिंग हीमेटॉक्सिलिन और इयोसिन के द्वारा की जाती है. और इसकी खास बात क्या है आपको पता है. हीमेटॉक्सिलिन इज अ न्यूक्लियर स्टेन जिसके कारण पर्पल या ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस का पोर्शन है और जहाँ ऑरेंजिश पिंकिश सा कलर दिख रहा है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है. यहाँ मैं एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करूँगी प्लीज़ स्लाइड में कमेंट में ये कभी ना लिखें कि ये पिंक दिख रहा है या ये नीला दिख रहा है. आपको उस पे मार्क्स नहीं मिलते, बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. तो कृपया आप हिस्टोलॉजिकल डिटेल्स लिखें. हिस्टोलॉजी की स्लाइड में आपको हिस्टोलॉजिकल डिटेल्स और उसके फिगर पर ध्यान देना है. सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आपको ये निरंतर दिखें. ओवरी की हिस्टोलॉजी को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर किससे ढका हुआ है. थिक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से ढका हुआ है जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं. ठीक है. ओवरी बाहर की ओर किससे ढकी है. थिक कनेक्टिव टिश्यू लेयर एल्बुजिनिया. द सरफेस ऑफ द ओवरीज आर कवर्ड with membrane consisting of a lining of simple cuboidal to columnar shaped mesothelium जिसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं. आप पढ़ते होंगे कि ओवरी का बाहरी लेयर जर्मिनल एपिथेलियम का बना है. इसके थोड़े डिटेल में चलिए. क्या है ये जर्मिनल एपिथेलियम. ये कॉलमनर एपिथेलियम है जिन्हें मीजोथीलियम कह रहे हैं क्योंकि ये मीजोडर्म से डिराइव हुई हैं. तो जो ओवरीज को जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया है वो क्या कहलाती है. जर्मिनल एपिथेलियम. किसकी बनी हुई है. मीजोथीलियम की. शेप कैसा है. क्यूबॉइडल टू कॉलमनर. द आउटर लेयर इज द ओवेरियन कॉर्टेक्स consisting of ovarian follicles and stroma in between them. स्ट्रोमा एक कनेक्टिव टिश्यू है जबकि आउटर लेयर ओवरी के दो पार्ट हैं. अभी हम सब्सिक्वेंट स्लाइड में इसका पिक्चर भी देखेंगे कि ओवेरियन कॉर्टेक्स बाहरी पार्ट है और ओवेरियन मेड्यूला इनर पार्ट है. तो इस कॉर्टिकल पार्ट में ओवेरियन फॉलिकल्स मिलेंगे. ये वो रचना है जो एंडोक्राइन पार्ट बनाने वाली है या बनाया है. और ओवेरियन फॉलिकल सिक्रेट ये देखिए यहाँ लिखा भी है हमने एंडोक्राइन पार्ट ऑफ ओवरी. ओवेरियन फॉलिकल्स कई हार्मोन्स निकालती है जिसमें ईस्ट्रोजन द ग्रुप ऑफ फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन कई हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन है जैसे ईस्ट्रेडियोल बीटा एस्ट्रेडियोल एस्ट्रॉन जिसे कलेक्टिवली आप कहते हैं ईस्ट्रोजन. और कॉर्पस ल्यूटियम एक रचना बनती है ओव्यूलेशन के बाद. ये कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा प्रेगनेंसी में. और वैसे कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन मेनली सिक्रीट होता है. मेजर हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन. इसके अतिरिक्त ईस्ट्रोजन रिलैक्सिन इनहिबिन. मैंने अभी आपसे कहा ना कि प्रेगनेंसी के दौरान ये कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल प्ले करता है और तब उससे ईस्ट्रोजन रिलैक्सिन और इनहिबिन रिलीज होते हैं. अदरवाइज इससे प्रोजेस्टेरॉन निकलता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने इसका अध्ययन किया होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है. मेन पार्ट्स ऑफ ओवरी. ओवरी इज एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. बाहरी पार्ट कॉर्टेक्स, भीतरी पार्ट मेड्यूला और एक तीसरा पार्ट हीलियम भी है. अभी देखते हैं उसे. द कॉर्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द ओवरी इज कवर्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट.
that converts to squamous epithelium with age. जब डेवलप हो रही होती है ओवरी, उस समय ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ढका रहता है, से आस्तरित रहता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है एनिमल की, या तब ये स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो एपिथेलियम, पर एपिथेलियम का शेप देखिए चेंज हुआ है, क्यूबॉइडल टू, पहले ये कैसा था, क्यूबॉइडल टू कॉलमनर, अब ये स्क्वेमस एपिथेलियम बन गया है। तो कब, एज के साथ। Cortical parenchyma is composed of follicles. Oocytes and follicular cells are here. Cortical parenchyma में यानी बाहर की तरफ oocyte दिखेंगे, follicular cells मिलेंगी, और इन्हीं से hormones का secretion होता है, थीका एक्सटर्ना। आगे इसका भी उल्लेख है। Interstitial cells एंड कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा इसमें पाया जाता है। स्ट्रोमा के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स और कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। द ओवेरियन मेड्यूला कंटेन्स लार्ज आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स, नर्व्स एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा एंड कोलेजिनस मैट्रिक्स। तो दो पार्ट आपने देखे, और कॉर्टिकल पार्ट एंडोक्राइन पार्ट है। You see the picture, histology of ovary. इसके main part है cortex, outermost layer. The outermost layer is cortex. It is composed of stroma and developing follicles. ये आप देख सकते हैं developing follicles. Germinal epithelium से oogonia बनते हैं, oogonia primordial follicle, और ये Graafian follicle में mature होगा, तो ये है developing follicles. Medulla इज द मिडिल पोर्शन, ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये चित्र है, ये है मेड्यूला, ये मिडिल पोर्शन है ओवरी का, जिसमें स्ट्रोमा है, ब्लड वेसल्स है और नर्व्स है। हाइलम वो पार्ट है, ये बीच का पार्ट है हाइलम, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती हैं पैरेंकाइमा से। तो ये मेजर पार्ट्स हमने अध्ययन किया, ये हिस्टोलॉजी में आपको इसका उल्लेख। हम बात कर रहे थे कॉर्पस ल्यूटियम की, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द ओवरी। ओवरी का एंडोक्राइन पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, जैसे फॉलिकल से भी एस्ट्रोजन निकलता है और कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरोन। तो जब ओव्यूलेशन हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में या ईस्ट्रस साइकिल में, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसके बाद कोलैप्स्ड फॉलिक्यूलर वॉल अपने आप को रीऑर्गेनाइज करती है। रीऑर्गेनाइज क्यों करती है, क्योंकि ओव्यूलेशन हो जाने के बाद फॉलिकल पिचक गई है, तो अब इसमें कॉर्पस हेमरेजिकम का निर्माण होता है, एंड इन्वेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अकर्स, differentiation of granulosa and theca interna cells into luteal cells causes luteinization। और इस प्रकार देखिए ग्रेन्यूलोजा और थीका इंटरनल सेल्स से ल्यूटिनाइजेशन होगा। Luteal cells have a structure of steroid secreting cells. Steroids, प्रोजेस्टेरॉन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है यहाँ से। Now let us study amphibia, vertebrate ovaries in different classes: amphibia, reptilia, aves और mammals. एम्फीबियन ओवरी का चित्र देखिए आप, ये ग्रोइंग फॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिक्यूलर एपिथेलियम दिख रहा है आपको, एग मेम्ब्रेन दिख रही है, ये यहाँ पर आपको एग मेम्ब्रेन दिख रही है, फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं, ये ब्लड वेसल, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, पूरी क्लियर रचना दिख रही है। ये चित्र तो आप बनाएंगे, चित्र बनाने के साथ साथ अब आपको यहाँ पर कमेंट्स भी लिखने हैं। कमेंट्स में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि चित्र बनाने के साथ उसको एक्सप्लेन करना आवश्यक है, और ओवरी की रचना आपको मालूम है बेसिकली एक ही जैसी है। प्रत्येक ओवरी में फॉलिकल्स होंगे, ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, लेकिन और जब आप
ओवरी के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि वो बाहर किससे कवर्ड है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया से कवर्ड है, थिक कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, और इसके दो पार्ट हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। एम्फीबिया में आपको मेड्यूलरी पार्ट नहीं दिखता है, एम्फीबिया में भी नहीं दिखता है, रेप्टिलिया में भी नहीं दिखता, और एवीज में काफ़ी पुअरली डेवलप्ड मेड्यूला होता है। तो देखिए हम कैरेक्टर्स क्या लिखें, इन्हें याद कीजिए, सब में ये कॉमन है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बस, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि ओवरी एनिमल की स्पीशीज और एज के साथ और सेक्सुअल साइकिल के साथ थोड़ा बहुत बदलती है, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी शोज थीका एक्सटर्ना एंड आउटर पेरिटोनियल कवरिंग in which suspended thousands of individual sacs, each made up of another membrane called theca interna or cyst wall, containing smooth muscle fibers. हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास स्पॉटिंग में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है लिखने के लिए, तो हमें मेन पॉइंट्स को लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, और लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। The ovary is divided into cortex and medulla. The cortical aspect of the ovary is covered by cuboidal epithelium. The cortical parenchyma is composed of follicles, जिसमें oocytes और follicular cells आते हैं, interstitial cells यहाँ पाई जाती हैं, collagenous connective tissues are found in stroma. Amphibian ovary does not have medulla. ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने कैरेक्टर्स को हम याद करके आराम से लिख सकते हैं। अब रेप्टिलियन ओवरी देखिए, कमोबेश स्ट्रक्चर हमें एक ही जैसा दिख रहा है, ये जर्मिनल एपिथेलियम की आउटर लाइनिंग दिख रही है हमें, और फॉलिकल्स बढ़ते हुए प्राइमरी फॉलिकल दिख रहे हैं, और ये बढ़ते हुए ये देखिए सेकेंडरी फॉलिकल हमें दिखा, और कॉर्पस ल्यूटियम हमें दिख रहा है, कॉर्पस हेमरेजिकम दिख रहा है, यहाँ पर रप्चर हुआ है फॉलिकल और ये ओवम बाहर की ओर आ गया है, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी दिखा हमें। और जब कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं रहता, यानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता और कंसेप्शन इज फेल्ड, तब प्रोजेस्टेरॉन का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि आप जानते हो प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या होता है, यूटेराइन वॉल को कंसेप्शन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करना। तो अगर फर्टिलाइजेशन हैज़ नॉट मटीरियलाइज्ड तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें से प्रोजेस्टेरॉन का निकलने का, तो ये कुछ समय पश्चात अब नष्ट हो जाती है और कार्पस एल्बिकन्स के रूप में दिखती है। कमेंट्स, हम वही कमेंट्स दोहरा रहे हैं क्योंकि सब में हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक जैसा है। रेप्टिलिया में भी मेड्यूला नहीं है, रेप्टिलियन ओवरी डज नॉट हैव मेड्यूला। बाकी सारे कैरेक्टर हमें कमोबेश चारों क्लास में एक ही जैसे रखने हैं। नाउ कम्स एवियन ओवरी। आप देखिए मीजोथीलियम आपको दिख रहा है, मीजोवेरियम में आपको आर्टरीज दिख रही है। मीजोवेरियम वो मेम्ब्रेन जिसके द्वारा ओवरी बॉडी वॉल से जुड़ी हुई है। ये मेड्यूला इनर पार्ट है और कॉर्टेक्स बाहरी पार्ट है। एव्स में यानी बर्ड्स में मेड्यूला इज पुअरली डेवलप्ड बट इट इज देयर। ये देखिए कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा हिस्सा घेर रहा है और मेड्यूला थोड़ा सा हिस्सा बना रहा है, और बाहरी लेयर हम जानते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक थिक कनेक्टिव टिश्यू से ढकी हुई है। इसके भी कैरेक्टर्स हमने वही लिखे हैं जो हमने इसके पहले एम्फीबिया और रेप्टिलिया में लिखे थे, बस बर्ड्स हैव पुअरली डेवलप्ड मेड्यूला। चित्र और कमेंट्स आपको सावधानी से याद करने हैं, आप लिख प्रैक्टिस कीजिए। नाउ कम्स मैमेलियन ओवरी। हमने इसमें एग्जाम्पल रैबिट का लिया है, हर क्लास में हमने एक एक एग्जाम्पल ले लिया था, जैसे एम्फीबिया में फ्रॉक का ले लिया था, वेरेनस का ले लिया था, रेप्टिलिया में गैलस का लिया है, एव्स में, और यहाँ रैबिट का एग्जाम्पल हमारे सामने है। बहुत ही क्लियर पिक्चर दिख रही है हमें। ये देखिए किस तरह से फॉलिकुलर सेल्स में ग्रोथ हो रही है और ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। ग्राफियन फॉलिकल ये रप्चर हुआ, रप्चर होके एग बाहर की ओर, ओवम बाहर की ओर आ गया। ओवम बाहर आने के बाद
ये फॉलिकल किस तरह से श्रिंक हो जाएगा और कोलैप्स करने लगेगा, और इस समय ये बनाता है यह हेमरेजिकम। ये दिख रहा है ब्लड क्लॉट, जिसे आपने कहा था हेमरेजिकम, और कार्पस हेमरेजिकम कहा था। इसका कार्य क्या है? यूट्रस को कंसेप्शन के लिए तैयार करना। इफ एट ऑल फर्टिलाइजेशन वॉज मटीरियलाइज्ड, तो क्या होगा? ये अब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रही है और बहुत अधिक मात्रा में इससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन इत्यादि निकलेंगे। अदरवाइज इफ फर्टिलाइजेशन हैज नॉट बीन अकर्ड, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा और इसमें से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होगा, जो यूटेराइन वॉल को तैयार कर रही है एक बेड के रूप में फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फ्यूचर एम्ब्रियो। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, थोड़े समय बाद ये नष्ट हो जाती है और कार्पस एल्बिकन्स के रूप में पाई जाती है। तो सेम कैरेक्टर्स हैं, आप चाहें तो एक दो कैरेक्टर्स और जोड़ सकते हैं कि इसमें कार्पस ल्यूटियम दिख रहा है, कार्पस एल्बिकन्स दिखेगा, आप इन कैरेक्टर्स को भी इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ये सारे हिस्टोलॉजिकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। और कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकन्स या ओव्यूलेशन, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। आप चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इतना सब कुछ लिखने के बाद आपके पास समय बचता है, चित्र बनाने के बाद बचता है, तो आप एक लाइन इसमें जोड़ सकते हैं कि इसमें हमें ओव्यूलेशन दिखता है, कार्पस ल्यूटियम दिख रहा है, कार्पस कुछ समय बाद एल्बिकन्स दिखेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी कि आप कितना कर सकते हैं। टेक्स्ट मैटर मैंने इन बुक्स से लिया है, गाइटन, चैटर्जी, ल्यूकानियो एक्सेट्रा, और फिगर्स के लिए मैंने इंटरनेट सोर्सेस पर ध्यान दिया है। विकिपीडिया में थोड़ा सा स्टडी मटेरियल भी मिला है, गूगल पिंटरेस्ट से मुझे बहुत शानदार चित्र मिले हैं। सो थैंक्स टू sources of figure and matter, of course. Thank you so much. Thank you.